हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आज हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म काश मेडिकल एकेडमी में एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के पार्ट नंबर 6 के। यानी कि अभी तक हम 5 डीपीपीज 5 क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर चुके हैं। हर एक पेपर में, हर एक प्रैक्टिस पेपर में 15 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते हैं। कितने क्वेश्चन लेकर के आते हैं? 15 क्वेश्चन लेकर के आते हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। चाहे आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, पैरामेडिकल, बीपीटी, एमएलटी, एम्स बीएससी नर्सिंग का, केजीएमयू का, आरयूएचएस का, एबीबीएमयू का, या फिर बीसीएसई, या फिर किसी भी आप अन्य राज्यों के बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मुझे अगर पहले से जुड़े हुए हैं, मैं हर एक वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। 15 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अंत में सभी क्वेश्चन का आंसर भी आपको दिया रहता है, और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हर क्लास के बाद मैं वहाँ पर अपनी इस पीडीएफ को सेंड कर देता हूँ, ताकि बच्चे वहाँ पर देख सकें। ठीक है, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आप देख पाएंगे यहाँ पे 15 क्वेश्चन हैं, और 15 के 15 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे बात करें पहला क्वेश्चन क्या है और वो क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहला क्वेश्चन कहता है व्हेन CO2 कंसेंट्रेशन इन द ब्लड इंक्रीजेज ब्रीथिंग बिकम्स। यानी कि अगर आपके शरीर में अगर आपके शरीर में, आपके ब्लड में, आपके शरीर के जो ब्लड है, ब्लड के अंदर CO2 की जो कंसेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गई है, तो क्या होगा? तो क्या कंडीशन प्रोड्यूस होगी? सैल्वर एंड स्लो। यानी कि आपकी ब्रीथिंग जो है सैल्वर हो जाएगी एंड स्लो हो जाएगी। देयर इज नो इफेक्ट ऑन ब्रीदिंग, स्लो एंड डीप हो जाएगी, फास्टर एंड डीपर। देखो इस क्वेश्चन का देखो क्या है, आपकी अगर बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर CO2 ज़्यादा हो गई है, तो हमारी बॉडी क्या चाहेगी कि जो CO2 है वो बाहर निकल जाए। बाहर निकल जाने के लिए क्या हो सकती है? दो काम आप कर सकते हो। आप जल्दी जल्दी सांस लें और गहरी सांसें लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपकी सांस से बाहर निकले, एनवायरनमेंट में जाए। तो हम क्या कर सकते हैं? CO2 बाहर निकालना है तो भाई हम फास्ट एंड डीपर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फास्टर एंड डीपर। यानी कि हम अपनी जो सांस है उसकी स्पीड को बढ़ा दें। नॉर्मली एक इंसान 1 मिनट में 10 से 12 बार सांस लेता है। ब्रीथिंग जो रेस्पिरेशन का जो रेट है 10 to 12 टाइम्स पर मिनट है, उसको हम बढ़ा दें, तो हमारा जो CO2 कंसंट्रेशन का लो हमारी बॉडी में हाई है वो लो हो जाएगा। और लंबी लंबी सांसें लें। कैसी सांसें लें? लंबी लंबी, ताकि आपके अंदर जो भी ये CO2 है वो बाहर निकल जाए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन में भी आपके एग्जाम में पहले भी पूछा गया है, और इस बार भी पूछे जाने की संभावना बहुत अच्छी खासी है। देखो ये क्वेश्चन कहता है कि एक स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन रीजन ऑफ ब्रेन कॉल्ड इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। यानी कि एक स्पेशलाइज्ड क्या है, सेंटर है हमारी बॉडी में, वो जहाँ कहाँ पर उसका क्या नाम है, जिसे हम मेडुला बोलते हैं। एनसीईआरटी में आप देखोगे मेडुला पढ़ेंगे। रीजन ऑफ द ब्रेन, यानी कि मेडुला जो आपका है ब्रेन में पाया जाता है, जो कि ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब किस चीज़ के रेगुलेशन के लिए? रेस्पिरेट। अब देखो मेडुला है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब नीमोटैक्सिक सेंटर होता है या रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। तो याद रखना, आपका ये जो मेडुला होता है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम यहीं पर नीमोटैक्सिक सेंटर की बात करें, तो नीमोटैक्सिक सेंटर के लिए पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है? पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अगर हम मूव ऑन करेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच पार्ट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। यानी कि हमारी शरीर का वो कौन सा क्या है, पार्ट है जो कि मॉडरेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कौन मॉडरेट करता है? मेडुला करता है, पॉन्स करता है, सेरिब्रम करता है, एंड या फिर हाइपोथैलेमस करता है। आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आप देख पाओगे। आपका जो जवाब होना चाहिए वो बी होना चाहिए, पॉन्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉन्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव ऑन करेंगे, ये बेकार क्वेश्चन था, इसको आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में पूछे जाने के लिए काफ़ी अच्छा है। आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, अपने डायरी में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, क्वेश्चन का क्या मतलब है, आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट नीमोटैक्सिक सेंटर के लिए क्या है।
क्या नीमोटैक्सिक सेंटर के लिए इसमें से कौन सी बात सही कही गई है? नीमोटैक्सिक सेंटर ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देता है, क्या हमारी जो रेस्पिरेशन का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा देता है, या फिर क्या करता है घटा देता है? इट कैन नॉट अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, या फिर ये क्या करता है हमारी रेस्पिरेटरी रेट पर कोई प्रभाव ही नहीं डालता है। और चौथा ऑप्शन कि आपका ऑप्शन नंबर ए, सी, दो के दोनों करेक्ट है। तो याद रखना क्या याद रखना, आपका ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, कैसा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है निगेटिव फीडबैक के लिए। क्या? निगेटिव फीडबैक के लिए। और निगेटिव फीडबैक में क्या करता है, ये आपके रेस्पिरेटरी रेट को घटा देता है। क्या करता है? रेस्पिरेटरी रेट को रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहेगा, 2 ऑप्शन देगा, स्टेटमेंट देगा, और बताना होगा आपको कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों गलत हैं, या एक स्टेटमेंट सही है या फिर दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब हम देखेंगे पहले तो स्टेटमेंट कह क्या रहा है, कह क्या रहा है कि स्टेटमेंट कह क्या रहा है। ठीक है, पहला कह रहा है कीमोसेंसिटिव एरिया इज हाईली सेंसिटिव टू O2 एंड हाइड्रोजन आयन। क्या? कीमोसेंसिटिव एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है O2 एंड हाइड्रोजन के लिए। वहीं पर दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि इंक्रीज्ड O2 कंसंट्रेशन इन द बॉडी कैन एक्टिवेट द कीमोसेंसिटिव एरिया। तो देखो, जब आप NCERT पढ़ोगे तब वहाँ पे आप पाओगे कि ये बात बिल्कुल गलत कही गई है। क्या? बिल्कुल बात गलत कही गई है। और यहाँ पर यहीं पर आपका ये सेकेंड ऑप्शन है, इंक्रीज्ड CO2 कंसंट्रेशन इन द बॉडी कैन एक्टिवेट द कीमोसेंसिटिव, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, रेस्पिरेशन इज कंट्रोल बाय, यानी कि आपका जो श्वसन क्रिया है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा, सेरिबेलम के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, सेरिब्रम के द्वारा। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। याद रखना, आपकी जो रेस्पिरेशन है, क्या है? रेस्पिरेटरी सेंटर भी बोल सकते हैं, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आपका यहाँ पे वॉमिट सेंटर जो होता है, क्या होता है? वॉमिट सेंटर, ये भी आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पे मूव करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एब्सेंस ऑफ विच पार्ट कैन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि एब्सेंस ऑफ विच पार्ट कैन रिजल्ट इन इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम ऐसे कौन से पार्ट को हटा दें कि हमारी रेस्पिरेशन बढ़ जाए, यानी कि आपके शरीर में से, आपकी बॉडी में से, आपकी रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है उनमें से ऐसी कौन सी चीज़ रिमूव कर दी जाए, नीमोटॉक्सिक सेंटर को रिमूव कर दे, कीमोसेंसिटिव जोन को रिमूव कर दे, डोर्सल ग्रुप को रिमूव कर दे, वेंट्रल ग्रुप को रिमूव कर दे, कि आपकी जो रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि आपकी जो इंस्पिरेशन की डेप्थ है वो घट जाए, ऐसा हम क्या कर दें? तो याद रखना, अगर आप नीमोटैक्सिक सेंटर को रिमूव कर दें तो आप क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा लंबी सांसें लेने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? बहुत ज़्यादा लंबी सांसें लेंगे। कैसे? देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन आया था, उसमें ये बोला गया था कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। उनमें से आपको एक स्टेटमेंट मिला था कि नीमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, आपकी रेस्पिरेशन को फास्ट बनाता है और डीपर बनाता है। क्या करता है? और निगेटिव फीडबैक देता है। मैंने ये बोला था, क्या, सॉरी, फास्टर डीपर नहीं बोला था, कोई और क्वेश्चन था। हाँ, जो नीमोटैक्सिक सेंटर होता है वो क्या करता है? आपकी रेस्पिरेशन को रिड्यूस करता है। क्या करता है? रिड्यूस करता है। अब समझो, अगर आपकी बॉडी में नीमोटैक्सिक सेंटर होगा ही नहीं तो आपकी रेस्पिरेशन जो है वो शॉर्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने क्या बोला, रिड्यूस करता है। अब वो है ही नहीं तो रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा, तो आप लंबी और गहरी सांसें लेंगे। क्या करेंगे? बहुत गहरी और बहुत लंबी सांसें लेंगे, जिसके कारण आपको बहुत सारी परेशानियां सामना करना पड़ सकता है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एरोटिक आर्क एंड कैरोटिक आर्टरी रिसेप्टर्स कैन नॉट रिकॉग्नाइज चेंज इन, यानी कि एरोटिक आर्क एंड कैरोटिक आर्टरी की जो रिसेप्टर्स हैं
किस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, CO2 के कंसंट्रेशन को, O2 के कंसंट्रेशन को, HCl आयन के कंसंट्रेशन को, या फिर इन सभी के कंसंट्रेशन को नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो याद रखना ये आयोटिक आर्क कैरोटिक आर्टरी जो होती है O2 के कंसंट्रेशन को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, कि नॉट रिकॉग्नाइज द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन द ब्लड। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एम्फाइजिमा इज ए कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम, यानी कि जो एक एम्फाइजिमा नाम की बीमारी होती है वो किस चीज़ का रिजल्ट है, यानी कि किस चीज़ की वजह से वो होता है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, लिक्विड कंजप्शन की वजह से, ड्रग एडिक्शन की वजह से, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड की वजह से होता है। तो याद रखना जो एम्फाइजिमा होता है, क्या एम्फाइजिमा होता है वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। क्या होता है? एम्फाइजिमा होता है जो वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। तो याद रखें सिगरेट स्मोकिंग एम्फाइजिमा, क्या सिगरेट स्मोकिंग एम्फाइजिमा की वजह से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। 10 क्वेश्चन नंबर आपको असर्शन एंड रीजन बोला है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद भी हम इसे करेंगे क्योंकि आपके ABBA में CNET का जो एग्जाम होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो बच्चे एम्स के एग्जाम देना चाहते हैं BSc नर्सिंग एम्स का, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे बहुत अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन कहता है कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला रीजन, ठीक है, ऑफ द ब्रेन, ठीक है, मॉडरेट्स द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। ऐसे इन्होंने एक बात बोली कि एक जो आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है वो आपके कहाँ पर लोकेटेड है, मेडुला में लोकेटेड है, ब्रेन के मेडुला में लोकेटेड है, और क्या करता है मॉडरेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, ठीक है। चलो उन्होंने एक बात बोली और उन्होंने एक रीजन दिया, द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप मेनली कॉजेस इंस्पिरेशन। अब एक इन्होंने बात ये बोली, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो होता है मेनली क्या करता है, इंस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार होता है। क्या होता है? मेनली इंस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार होता है, ऐसे इन्होंने एक बात बोली। क्या है बात बोली? तो अब देखो अब सीधी सी बात है, ये जो क्वेश्चन है वो गलत है, मतलब असर्शन आपका बिल्कुल गलत है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें रीजन की तो रीजन सही है। क्या है? रीजन सही है। ऑप्शन नंबर हम डी पे टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। ए इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क कर लो। क्या कर लो? मार्क कर लो। ए इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच alveolar walls are damaged due to which the respiratory surface is decreased, identify the disease है। यानी कि आपको यहाँ पर एम्फाइजिमा, कार्सिनोमा, सिलिकोसिस और अस्थमा, ये चार आपको क्या डिसऑर्डर दिए गए हैं। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, आपकी जो एल्व्यूलर वॉल्स होती है वो डैमेज हो जाती हैं और आपकी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज हो जाती है। इनमें से वो कौन सी बीमारी है? तो ऑप्शन नंबर ए पर आप टिक करेंगे। क्या? ए पर टिक करेंगे, एम्फाइजिमा पर टिक करेंगे और आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्फाइजिमा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ही होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ही होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखें हमेशा। और क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ फाइबरस टिश्यू एंड कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। यानी कि विच डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ फाइबरस टिश्यू एंड कॉजिंग लंग डैमेज, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में अब देखोगे इस क्वेश्चन का आंसर डी है, सबको पता होगा। देखो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक ऐसी जगह पर मौजूद रहते हैं जहाँ पर डस्ट है, ठीक है, और आपके लंग में इन्फ्लामेशन होता है, तो इसके कारण आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड एम्फाइजिमा। क्वेश्चन नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फाइब्रोसिस। क्या? फाइब्रोसिस हो जाएगा। अगर आप डस्ट वाले एरिया में रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और इंस्पिरेशन करेंगे तो आपको फाइब्रोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइब्रोसिस हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि आइडेंटिफाई द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग सिम्टम। यानी कि आपको ये 3 सिम्टम दिए गए हैं, कफिंग, वीजिंग, क्लोविंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स को पहचान करके ये बताइए कि ये कौन सी बीमारी है। अस्थमा है, एम्फाइजिमा है, सिलिकोसिस है, ब्रोंकाइटिस है। क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 का आपको इतनी सारी क्या दिए हैं, फीचर दिए गए हैं, कफिंग, वीजिंग,
क्लॉगिंग ऑफ ब्रंक्यूल्स। तो इन जब फीचर्स को आप देखोगे तो आप पहचान पाओगे कि ये जो फीचर्स दिए गए हैं, क्या दिए गए, फीचर दिए गए हैं, सिम्टम दिए गए हैं, वो अस्थमा के हैं। किसके हैं? अस्थमा के। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि ड्यूरिंग द विंटर, क्या ड्यूरिंग विंटर अ पर्सन ड्राइड ड्यूरिंग स्लीप, एक व्यक्ति सर्दियों में सोते समय मर गया, यानी कि एक व्यक्ति सर्दियों के समय में सोते वक्त मर गया। अब बोला गया द रूम वॉज क्लोज्ड, रूम क्लोज था, एंड कंटेनर वॉज बर्न्ड विद चारकोल वॉज फाउंड इन द रूम, व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन फॉर द डेथ। यानी कि एक व्यक्ति सर्दियों के मौसम में मर जाता है, उसका रूम पूरा क्लोज था और चारकोल वहां पर जल रहा था। क्या? कंटेनर था, कंटेनर में चारकोल भरा हुआ था जो कि जल रहा था। ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि क्यों मरा, ऐसा रीजन बताता है आपको। वहां पर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गई थी, यानी कि CO2 की कमी हो गई थी, इस वजह से वो मर गया। या फिर हीमोग्लोबिन हैज मोर अफिनिटी, क्या हीमोग्लोबिन हैज मोर अफिनिटी टू कंबाइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग अफिनिटी बहुत ज़्यादा, इस वजह से मर गया। या फिर आपकी जो हीमोग्लोबिन की अफिनिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो गई, इसलिए वो मर गया। ये कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ A एंड B, क्या कंबाइंड इफेक्ट ऑफ A एंड B। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी बाइंडिंग अफिनिटी बहुत ज़्यादा थी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, इसलिए वो क्या करता है HbO2 की जगह HbCO बना लेता है, HbCO बना लेता है। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ये बना लेता है। उसके बाद और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अगर हम यहीं पे बात करें कि बाइंडिंग एफिनिटी कितनी ज़्यादा होती है, क्या बाइंडिंग एफिनिटी कितनी ज़्यादा होती है, तो याद रखना CO एंड O2 की जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है 200 से 250 टाइम्स मोर होता है, 200 से 250 टाइम्स मोर होता है रेदर देन CO2 के। ठीक है, तो ये रहे आज के 15 क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर कोई भी दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में आई है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई है। तो आज ये चैप्टर खत्म होता है। अगले लेक्चर से हम जो आपका नया चैप्टर है ब्लड वाला, क्या सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको स्टार्ट करेंगे और उसके जितने भी DPP, लगभग 6 DPP होंगी, 6 दिन चलेगा, सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।